शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये मुझे पता है कि आप लोग इस वक्त अपने परीक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और अभी कल के डेट में यूपीएससी का रिजल्ट भी आउट हुआ और आप लोगों ने रिजल्ट को वॉच भी किया। स्थिति हिंदी माध्यम की इंग्लिश माध्यम के अपेक्षा खराब है। उसके पीछे कई कारण भी हैं। अक्सर मैं जो भी स्टूडेंट हैं उनसे वार्ता करता हूँ, उन बातचीत के दौरान ये लगभग मैं 100% में 80-90% स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि वो उनको सिलेबस ही नहीं पता है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। प्लस उनको ये भी नहीं पता है, ठीक है, सिलेबस तो चलिए ठीक है, उनको ये भी नहीं पता है कि हमको तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस आपने देखा, उसको पढ़ा, रिवीजन किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, वो ये नहीं, लगातार बस पढ़े जा रहे हो तो उससे लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अभी आप लोगों के समाजशास्त्र में सेकंड रैंकर जो हैं उनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। लोगों के अंदर तमाम प्रकार के भ्रांतियां होती हैं, लेकिन उन भ्रांतियों से बाहर निकलकर जब आप देखेंगे हर एक ऑप्शनल अच्छा होता है। आप जिस ऑप्शनल में अच्छे तरीके से आपको टीचर दे दे, आप घोर के पी ले, उसको पढ़ लें, अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके, वो ऑप्शनल अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से दुर्खिम पर चर्चा कर रहे हैं। दुर्खिम, हमने दुर्खिम में जो आपका टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। आप लोगों से किस टॉपिक पर चर्चा चल रही है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु। और दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सामाजिक तथ्य है। तो यूपीएससी आपका दो टाइप का प्रश्न पूछ लेगा। एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, व्याख्या करिए। एक पूछ सकता है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या होता है ना। तो दो टाइप से आप तैयार रहिए प्रश्न को व्याख्या करने के लिए। तीसरा टाइप आपका ये है कि वेबर भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया। तो हो सकता है कि वेबर और दुर्खिम का तुलना करके प्रश्न पूछ ले। ठीक है, आते हैं इस टॉपिक पर, अब चर्चा विमर्श करते हैं। तो दुर्खिम, आपको मैं बताया हूं कि दुर्खिम क्या थे। दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी थे। क्या थे? प्रत्यक्षवादी। आपको मैंने ये बता चुका हूं, जो प्रत्यक्षवादी होते हैं वो समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं। तो दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना। अब जब आप समाजशास्त्र को एक विज्ञान माने तो इस आधार पर समाजशास्त्र की अपनी विषय वस्तु भी होगी। और दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी? सामाजिक तथ्य थी। अब यहां पर आपको दो शब्द दिखाई दे रहा है, एक सामाजिक शब्द और एक तथ्य, राइट। तो अब ये सामाजिक क्यों है ना। आपके अंदर एक प्रश्न उठेगा कि ये एक सामाजिक क्यों है। ये सामाजिक इसलिए है
क्योंकि यह सामूहिक जीवन की उत्पत्ति है। अर्थात कि ये कहां से उत्पन्न हो रही है? समाज से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। और तथ्य क्या है? यथार्थ, अर्थात कि वास्तविक घटना। और इन तथ्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। स्वतंत्र अस्तित्व। ठीक है। सामाजिक क्यों? क्योंकि यह सामूहिक जीवन की एक उत्पत्ति है और यह समाज में उत्पन्न होती है। कौन? ये जो यथार्थ वास्तविक घटनाएं हैं, और इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एक समाज को अगर आप देखो, ये एक समाज है, इस समाज को आप देखो, आप अपने मन में एक मूल्यांकन करो स्वयं अपने समाज का या अपने आसपास के समाज का। इस समाज में कई सदस्य हैं, आपको सदस्य कई दिखाई देंगे, और इसी समाज में एक व्यक्ति विशेष का जन्म होता है और यह व्यक्ति आगे चलकर मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। परंतु सामाजिक तथ्य जो है वह निरंतर उपस्थित रहता है। अर्थात कि जिन चीजों को समाज ने जन्म दिया है, जो यथार्थ वास्तविक घटनाएं हैं, वह सामाजिक तथ्य हमेशा उपस्थित रहता है। राइट? चीजों को समझिए, है ना। व्यक्ति विशेष जन्म लिया इस समाज में और मृत्यु को प्राप्त किया, साथ ही नए सदस्यों का आगमन भी हो रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो वास्तविक हैं वह सामाजिक तथ्य उपस्थित रहता है, निरंतर उपस्थित रहता है। राइट? अब हम जानते हैं कि सामाजिक तथ्य आखिरकार है क्या। अब आपके बीच में एक प्रश्न आएगा, है ना, कि सामाजिक तथ्य को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए। तो दुर्खिम एक्सप्लेन करते। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का। ठीक है। सामाजिक तथ्य दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का। दुर्खिम क्या कर रहे हैं कि सामाजिक तथ्य हमारी क्रियाओं का, जो हम क्रिया करते हैं, हमारे सोच का, जो हम सोचते हैं, और हमारी भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है, जो हमसे बाह्य है। जो हमसे क्या है? बाह्य, बाहरी। और जो पूरे समाज में क्या है? जो पूरे समाज में विस्तृत है, फैला हुआ है, एवं जो हम पर क्या डाल रहा है?
दबाव डालता है। समझ रहे हो? जो हमसे क्या है, वाय है, और जो पूरे समाज में क्या है, पूरे समाज में विसरित है, फैला हुआ है, और जो हम पर क्या कर रहा है, हम पर दबाव डालता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताएं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो दुर्खिम सामाजिक तथ्य को कहते हैं। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य क्या है? तो यह हमारे क्रियाओं का, जो हम क्रिया करते हैं, हमारे सोच का, जो हम सोचते हैं, एवं हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है, जो हमसे वाह है, और जो पूरे समाज में क्या है, विसरित है, फैला हुआ है, और यह हम पर क्या कर रहा है, दबाव डालता है। अर्थात कि इसको हम साधारण शब्दों में कहें तो जो सामाजिक तथ्य है, यह समाज के मानदंड एवं मूल्य होते हैं। अर्थात कि ये जो सामाजिक तथ्य है, इसको अगर साधारण शब्दों में कहें तो यह समाज के मानदंड एवं मूल्य होते हैं। ठीक है, समाज के क्या है, मानदंड एवं मूल्य होते हैं, और यह मानदंड और मूल्य हमसे क्या है, वाह है, बाहरी है ना। ये मानदंड और मूल्य हमसे क्या है, वाह है। अर्थात कि इन्हें हम जन्म नहीं दे रहे हैं, यह इनकी उत्पत्ति क्या हो रही है, स्वयं होती है, स्वतः होती है। आप खुद देखो, आप जिस समाज में जन्म लिए हो, स्वयं सोचो, जो समाज के मानदंड और मूल्य थे, क्या उसको जन्म आपने दिया था? स्वतः वह उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो समाज के मानदंड और मूल्य है, वह हमसे क्या है, वाह होते हैं, और इन्हें हमने जन्म नहीं दिया, यह स्वतः उत्पत्ति होती है। राइट? तो अब यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई कि सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है, वाह है। यहां तक आप लोग पूरी चीजों को समझ गए कि जो समाज के मानदंड और मूल्य है, वो हमसे वाह है। अर्थात कि मानदंड और मूल्य, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं, जो भावनाएं हैं, यह सब हमसे क्या है, वाह है ना। और इन्हें हमने जन्म नहीं दिया है, यह स्वतः क्या होती है, स्वतः उत्पत्ति होती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि पूरे समाज में विसरित का क्या अर्थ होता है? तो पूरे समाज का विसरित का तात्पर्य यह हुआ कि समाज के एक बड़े समूह पर इन सब चीजों का क्या रहता है, प्रभाव रहता है ना। पूरे समाज में ये जो मानदंड और मूल्य जो हमसे वाय हैं, विसरित हैं, यह एक बड़े समूह को क्या करता है, प्रभावित करता है। समाज के एक बड़े समूह को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है, और जो हमारे व्यवहार पर, अर्थात कि हम पर दबाव डालता है, अर्थात कि हमारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हो सकता है कि हमारी क्रियाएं कभी कभी इन मानदंड एवं मूल्यों के विपरीत हो जाए, तो यही मानदंड और मूल्य जो है हमारे क्रियाओं को क्या कर रहा है, नियंत्रित करता है। यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से अथवा कुछ न करने के उद्देश्य से बाध्य करता है। अर्थात कि समाज में भगवान शिव शंकर के प्रति कुछ मानदंड और मूल्य हैं, और आप उसके अगेंस्ट में जाते हैं, तो समाज के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो यह हमें कुछ करने के उद्देश्य से या कुछ न करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, बाध्य करते हैं।
अतः सामाजिक तथ्य अर्थात कि मानदंड एवं मूल्य जो कि समाज में उपस्थित होते हैं, यह हमारे क्रियाएं, हमारे सोच एवं हमारे भावनाओं को क्या कर रहा है? प्रभावित करता है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताएं, जल्दी से देख लीजिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताएं, जल्दी से देख लीजिए। कोई भी समस्या हो तुरंत बताएं आप लोग। ठीक है, कोई भी समस्या हो तुरंत बताएं। चल, कोई भी दिक्कत नहीं ना? चल आगे चला जाए। अब यहां तक आपको कोई समस्या हुई नहीं होगी। अब दुर्खिम साहब जो थे, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को कितने प्रारूपों में? 2 प्रारूप में। वर्गीकृत किया। ठीक है, पहला जो था वह भौतिक सामाजिक तथ्य, और दूसरा क्या था? अभौतिक सामाजिक तथ्य। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 प्रारूपों में वर्गीकृत किए, भौतिक सामाजिक तथ्य और अभौतिक सामाजिक तथ्य। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को 2 प्रारूप में वर्गीकृत किया, एक भौतिक सामाजिक तथ्य, एक अभौतिक सामाजिक तथ्य। अब आप सोचो कि भौतिक सामाजिक तथ्य क्या हो सकता है? कुछ आपके अंदर प्रश्न आ रहे हो, अगर इसका जवाब पता हो तो बताएं। भौतिक सामाजिक तथ्य क्या हो सकते हैं? भौतिक सामाजिक तथ्य क्या हो सकते हैं? जल्दी बताएं, बताएं। सिंपल, वे तथ्य, वे सामाजिक तथ्य जो किस रूप में उपस्थित हो? जो भौतिक रूप में उपस्थित हो। भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं। और यह कैसा होता है? दृश्य होता है कि अदृश्य? नहीं, ये दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं, दृश्य होते हैं। इनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होता है कि नहीं? बताओ। एवं इनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होता है कि नहीं? तो इनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होता है। ठीक, एग्जाम्पल,
बताओ जल्दी एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल। लग जाओ अब तेजी से, काम कर लो, निकल जाओगे, है ना। जल्दी से बताओ सामाजिक तथ्य दुर्खिम ने क्या बताया, जल्दी से बताओ। दुर्खिम ने परिभाषित करते हुए सामाजिक तथ्य को क्या बताया? यह हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे कैसा है, बाह्य है, और जो पूरे समाज में क्या है, विसरित है। अर्थात कि एक बड़े समूह के ऊपर, समाज के एक बड़े समूह के ऊपर उसका प्रभाव होता है एवं वह हम पर दबाव डालता है। अर्थात कि हमारे क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। कभी कभी हम डगमगा भी जाते हैं ना। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्य समाज के मानदंड एवं मूल्य होते हैं जो हमसे क्या है, वाह है। समझ रहे हैं? जो एक बड़े समूह पर प्रभाव डालता है एवं वह दबाव भी डालता है। और दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को दो प्रारूप में वर्गीकृत किया। फर्स्ट, भौतिक सामाजिक तथ्य, दूसरा अभौतिक सामाजिक तथ्य। अब भौतिक सामाजिक तथ्य क्या है ना। तो वे सामाजिक तथ्य जो भौतिक रूप से क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं, हमारे आंखों से दिखता है और इनका प्रत्यक्ष अवलोकन भी संभव है। खाते हैं, खान पान, कपड़े पहनते हैं, है ना, बढ़िया से एकदम मोड़ ओढ़ के एकदम दिख रहा है ना, स्मार्ट लुक एकदम, है ना, एकदम ढेंट पेंट, ये सब दिखाई दे रहा है ना। ये सब क्या है, भौतिक है। तो प्रत्यक्ष अवलोकन, जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव है, एग्जाम्पल खान पान, पहनावा, लिपि, निर्माण की विधि, ये सब आपके क्या हैं, भौतिक सामाजिक तथ्य। अब आप सोच लिए कि भौतिक सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभौतिक सामाजिक तथ्य क्या होते, तो आइए उसको जान लेते हैं कि अभौतिक सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। ये वे सामाजिक तथ्य हैं जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग बताएं, जल्दी इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम्पल जल्दी से बताएं, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से एग्जाम्पल बताएं। आप लोग जल्दी से एग्जाम्पल बताएं कि अभौतिक सामाजिक तथ्य के एग्जाम्पल क्या होंगे। अर्थात कि ये आपको पता चल गया कि वे सामाजिक तथ्य जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं।
एग्जाम्पल, मान्यताएं। जो आप मान्यताएं देखते हैं, क्या वह भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भावनाएं, जो इमोशन होते हैं, भावनाएं। अब दुर्खिम के अनुसार जो ये अभौतिक सामाजिक तथ्य है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण उन्होंने बताया सामूहिक चेतना और सामाजिक धाराएं। इन्हीं चीजों को, इन्हीं दो को हमको अच्छे तरीके से जानना है, क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि सामाजिक तथ्य क्या है। ये पता चल गया कि हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे व्यवहार का, हमारे भावनाओं का, हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का एवं हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे क्या है, वाह्य होता है, जो पूरे समाज में विस्तृत होता है, हम पर दबाव डालते हैं। और सामाजिक तथ्य दो प्रकार के, एक भौतिक सामाजिक तथ्य, एक अभौतिक। भौतिक को भी जाना हम लोगों ने, है ना। भौतिक सामाजिक तथ्य कौन? जैसे खान पान, पहनावा, निर्माण की विधि, ये सब क्या है? भौतिक सामाजिक तथ्य हैं। ये दृश्य होते हैं, अदृश्य नहीं होते हैं। इनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन अभौतिक सामाजिक तथ्य जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते, जैसे मान्यताएं एवं भावनाएं। और दुर्खिम के अनुसार अभौतिक सामाजिक तथ्य का श्रेष्ठतम जो उदाहरण है वह सामूहिक चेतना और सामाजिक धाराएं होते हैं। दुर्खिम के अनुसार दुर्खिम के अनुसार एक जो समाजशास्त्री होता है, एक समाजशास्त्री का मुख्य उद्देश्य अभौतिक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। दुर्खिम के अनुसार जो एक समाजशास्त्री होता है, जो समाजशास्त्री अनुसंधान करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि भैया अभौतिक सामाजिक तथ्यों का आप क्या करें? अध्ययन करें। परंतु कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। परंतु अभौतिक सामाजिक तथ्य, अभौतिक सामाजिक तथ्यों, समस्या क्या कि अभौतिक सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? दृश्य होते कि अदृश्य होते हैं? जो आप मान्यताएं और भावनाएं वाच करते हैं, देखते हैं, वह क्या है? भौतिक सामाजिक तथ्य तो दृश्य है, देख सकते हो, खान पान को, पहनावे को, लिपि को। लेकिन अभौतिक सामाजिक तथ्य अदृश्य होते हैं। परंतु अभौतिक सामाजिक तथ्यों के अदृश्य होने के कारण
होने के कारण एवं भौतिक सामाजिक तथ्य में आपने देखा कि इनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन अभौतिक सामाजिक तथ्य का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं हो सकता है। तो दुर्खिम साहब का कहना था कि एक समाजशास्त्री जो है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभौतिक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन, परंतु अभौतिक सामाजिक तथ्यों के साथ कुछ समस्याएं भी है। एक तो यह अदृश्य एवं इनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव न होने के कारण एक समाजशास्त्री अभौतिक एक समाजशास्त्री भौतिक सामाजिक तथ्यों से क्या करता है, अध्ययन प्रारंभ करता है एवं अभौतिक सामाजिक तथ्यों तक पहुंचने का क्या करता है, प्रयास करता है। राइट? यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या अगर आ रही हो। राइट? तो दुर्खिम साहब को आप लोगों ने जाना कि दुर्खिम अब क्या कहते हैं, भौतिक सामाजिक तथ्य को दो भागों में उन्होंने देखा। सामाजिक तथ्य को देखा कि भैया भौतिक और भौतिक सामाजिक तथ्य तो होते हैं, फिर भौतिक अभौतिक सामाजिक तथ्यों को उन्होंने डिफाइन किया, पता चला कि क्या होता है। अब वो कहते हैं कि एक जो समाजशास्त्री है, जो भाई अनुसंधान करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अभौतिक सामाजिक तथ्यों का अध्ययन। अब अभौतिक सामाजिक तथ्यों का आपका क्या कार्य है, अध्ययन है, परंतु अभौतिक सामाजिक तथ्य क्या है, अदृश्य है, दिखाई ही नहीं दे रहे। भौतिक सामाजिक तथ्य तो दृश्य है, दिखाई देता है, लेकिन अभौतिक नहीं, और इनका हम प्रत्यक्ष अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप इनका प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं भावनाओं का? नहीं। एक समाजशास्त्री क्या काम करता है, भौतिक सामाजिक तथ्यों से ही वह अध्ययन प्रारंभ करेगा, लेकिन उसके द्वारा वह अभौतिक सामाजिक तथ्यों तक पहुंचने का क्या करता है, प्रयास करता है। अभौतिक सामाजिक तथ्य में मैंने आपको बताया कि दुर्खिम साहब कहते हैं कि इसका जो श्रेष्ठतम उदाहरण है सामूहिक चेतना और सामाजिक धाराएं। अब हम लोग जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती है। सामूहिक चेतना दुर्खिम के अनुसार
दुर्खिम के अनुसार सामूहिक चेतना अभौतिक सामाजिक तथ्य का सबसे उचित उदाहरण है। सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने क्या कहा, ये अब देखिए। तो सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने कहा कि, समझिए, दुर्खिम जो थे उन्होंने इसको सबसे उचित उदाहरण के रूप में माना, और सामूहिक चेतना को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने कहा कि यह एक समाज के औसत सदस्यों में उपस्थित साझा मान्यताओं एवं भावनाओं का क्या है, समीकरण है। देखिए क्या चीज निकल गया कि सामूहिक जो चेतना है उसको परिभाषित अब कौन कर रहा है, दुर्खिम महोदय। अब परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक समाज, जैसे ये क्या है, एक समाज है। इस समाज में कई सदस्य हैं। अब लिखा गया है कि समाज के औसत सदस्यों में उपस्थित, जो औसतन लगभग इसमें औसत माना जाता है, अब 100 है तो लगभग 95, तो औसत सदस्यों में जो उपस्थित साझा मान्यताएं एवं भावनाएं हैं, उसी का समीकरण आपका क्या है, सामूहिक चेतना है। राइट, क्लियर हो रहा है? चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं कि सही दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। चीजें समझ में आनी चाहिए। आप लोग को कहीं भी समस्या हो तो उन समस्याओं से हमको बता दीजिए, ठीक है। तो अब इसको आगे क्या कहते हैं, इसको समझा जाए, अर्थात कि हम इसको अन्य साधारण शब्दों में कहें, सामूहिक चेतना एक समाज में उपस्थित साझा मान्यताएं एवं
एवं भावनाएं हैं। ठीक, अगर हम पुनः साधारण शब्दों में कहें कि आपका सामूहिक चेतना क्या है, तो सामूहिक चेतना एक समाज में उपस्थित जो औसतन सदस्य हैं, ठीक है, साझा मान्यताएं एवं भावनाएं है। ठीक है, उन्हीं का एक समीकरण है। इसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चला जाए। चूंकि यह अभौतिक सामाजिक तथ्य यह अभौतिक सामाजिक तथ्य चूंकि यह एक क्या है? चूंकि यह एक कौन? सामूहिक चेतना। ठीक है, चूंकि यह एक अर्थात की सामूहिक चेतना क्या है? अभौतिक सामाजिक तथ्य है। और इसमें अभौतिक सामाजिक तथ्य के अभौतिक सामाजिक तथ्य के सारे चरित्र क्या है? उपस्थित होंगे। किंतु यह क्या है? अदृश्य होते हैं। यह अदृश्य होते हैं और यह हमसे क्या होते हैं? बाह्य भी होते हैं, बाहरी होते हैं, बाह्य होते हैं, क्योंकि साझा मान्यताएं एवं भावनाएं हैं, तो हमसे क्या होते हैं? बाह्य होते हैं। और यह पूरे समाज में क्या होते हैं? यह पूरे समाज में विसरित होते हैं। पूरे समाज में क्या होते हैं? विसरित होते हैं। और यह हमारे व्यवहारों पर क्या करते हैं? व्यवहारों पर दबाव डालते हैं। दबाव डालते हैं। ठीक है, तो अभौतिक सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आपको पता चला कि सामूहिक चेतना उसका एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। और सामूहिक चेतना क्या है? यह साझा मान्यताएं एवं भावनाएं हैं एक समाज में। और जो अदृश्य है, सामूहिक चेतना में आपके अभौतिक सामाजिक तथ्य के सारे चरित्र उपलब्ध हैं और अदृश्य होते हैं, हमसे बाह्य भी होते हैं, पूरे समाज में विस्तृत होते हैं और यह हमारे व्यवहार पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। यह समझाने के
यह समझाने के उद्देश्य से कि सामूहिक चेतना कितना प्रबल हो सकती है, प्रबल हो सकती है, दुर्खिम ने समाज को पुनः दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया। पहला, साधारण छोटा समाज, और वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज। ठीक है। अब दुर्खिम बताना चाहते थे कि सामूहिक चेतना कितना प्रबल हो सकती है ना। और इस उद्देश्य से दुर्खिम ने समाज को पुनः दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया। फर्स्ट क्या, साधारण छोटा समाज, और सेकेंड वृहद आधुनिक औद्योगिक समाज। अब दोस्तों यहां से आपकी कहानी थोड़ा बदलेगी। अब वहां हम आगे जानेंगे। अब आपको ये मैं बता देता हूं, इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। देखिए, समाजशास्त्र आपका कठिन नहीं है, इजी है। मैं पढ़ा रहा हूं तो वो और इजी लगेगा। आपको कहीं भी तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। अभी हमने आपको सामाजिक तथ्य में क्या क्या बताया, रिवीजन थोड़ा करो। सामाजिक तथ्य में आपको बताया कि भैया ये एक प्रत्यक्षवादी थे। समाजशास्त्र को एक विज्ञान जो प्रत्यक्षवादी होते हैं मानते हैं, यह भी माने। अब जब माने तो भाई विज्ञान आप मान रहे हैं तो इसकी अपनी विषय वस्तु होगी। तो दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य क्या है? अब ये प्रश्न आपको उठेगा। तो सामाजिक तथ्य हमारे क्रियाओं का, हमारे सोच का, हमारे भावनाओं का वह प्रारूप है जो हमसे बाह्य होता है, जो पूरे समाज में विस्तृत होता है, जो हम पर दबाव डालता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को दो प्रारूपों में वर्गीकृत किया, भौतिक सामाजिक तथ्य, अभौतिक सामाजिक तथ्य। भौतिक सामाजिक तथ्य जो भौतिक रूप से उपस्थित होता है, जो दृश्य होता है, जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होता है, जैसे खान पान, पहनावा, लिपि, निर्माण की विधि इत्यादि। लेकिन अभौतिक सामाजिक तथ्य जो भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होता है, जो अदृश्य होता है और जिनका प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं है, राइट। तो वो क्या है? मान्यताएं एवं भावनाएं। दुर्खिम साहब जो थे, उन्होंने सामाजिक तथ्य के लिए सबसे श्रेष्ठतम उदाहरण सामूहिक चेतना और सामाजिक धाराओं को बोला, राइट। अब एक समाजशास्त्री का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि इन अभौतिक सामाजिक तथ्यों का पता लगाए, है ना। और फिर हमने आपको सामूहिक चेतना को बताया क्या है।
तो सामूहिक चेतनाएं एक समाज की साझा मान्यताएं एवं भावनाएं हैं और उनको डिटेल में बताया। तो यहाँ तक की कहानी कोई बहुत कठिन कहानी नहीं थी, चीज़ों को आप छोटा करके सरल करके और उन चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। अब ये आपका काम है, जितना आप अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक चीज़ों को लेकर कार्य करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तभी आप उन चीज़ों को मजबूती तरीके से पकड़ सकते हैं, है ना। लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, किसी और को नहीं प्राप्त करना है, कार्य हमें करना है, किसी के भरोसे हम कार्य को नहीं छोड़ देंगे। और याद रखना, एक टीचर कभी भी आईएएस अधिकारी नहीं बनवाता है, स्टूडेंट खुद बनते हैं आईएएस अधिकारी, है ना। एक टीचर सिर्फ आपको बता सकता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, पढ़ाई तो आपको करनी है रियल में, है ना। अब हम जो चीज़ों को आपको दे दे रहे हैं तो आप उसके आगे प्रयास ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कौन आपको, फिर कमियां तो आपके अंदर भी है ना। ये भाषा की हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता है, ये वो ये सब बकवास की बात है। कल का आप भी टॉपर हो सकते हो, ये आपकी क्षमता है, ठीक है। चलिए फिलहाल फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।